आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण के लिए कुल 45 सीटों पर चुनाव होने हैं और उससे पहले ही एक बार फिर से सियासी घमासान लगातार जोरों पर है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के बाद से धरने पर बैठी हुई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम नेता एक के बाद एक रैलियां लगातार कर रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में आर पार की जंग चल रही है। भड़काऊ बयान पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग ने बीते दिन बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर प्रचार करने से 24 घंटे का बैन लगा दिया था और इसी बैन के विरोध में ममता बनर्जी आज धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी हैं और चुनाव आयोग के फैसले का लगातार विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी यहां पर व्हील चेयर पर ही धरना स्थल पर पहुंची। गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी ममता बनर्जी ने यहां पर पेंटिंग बनाई है। पेंटिंग के बाद ममता बनर्जी ने लोगों को इसे दिखाया है। दरअसल हिंदू मुस्लिम वोटों को लेकर दिए गए बयान पर चुनाव आयोग ने यह एक्शन लिया था, जिसके तहत ममता बनर्जी सोमवार की रात 8 बजे से मंगलवार की रात 8 बजे तक प्रचार नहीं कर सकेंगी। हालांकि ममता बनर्जी रात को 8 बजे के बाद ही 2 रैलियों को आज संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि तृणमूल ने इस फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है, जिसके बाद से बीते दिन ही ममता ने ट्विटर पर धरने का ऐलान कर दिया था। और वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली है और रैली में अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, कम्युनिस्टों और टीएमसी तीनों ने मिलकर गोरखाओं के साथ सालों तक अन्याय किया है। टीएमसी के अन्याय से गोरखा काफी त्रस्त हैं और वो अब यहां पर बदलाव चाहते हैं। माताओं, बहनों और भाइयों, मैं तो बात कर रहा था 1850 की, 1897 की, मगर इसके बाद, आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी के अनुरूप दार्जिलिंग बना है क्या? बना है क्या? देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी दल के सारे नेता यहां बैठे हैं। एक बार आप मोदी जी को मैंडेट दे दीजिए, 5 साल में दार्जिलिंग की सभी समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी जी निकाल कर देंगे। इस पर चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप त्यागी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। संजय चक्रवर्ती टीएमसी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। संदीप जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। गोरखाओं को लेकर बड़ा बयान आज अमित शाह ने दिया है और साफ तौर पर कहा है कि गोरखाओं के साथ आज तक सिर्फ और सिर्फ अन्याय हुआ। संदीप जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आ रही है। अमित शाह ने आज कहा है कि गोरखाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में अन्याय हुआ है। क्या मतलब है इस बयान का? अमित शाह जी ने हाँ, कि गोरखाओं के साथ अन्याय होता है। ममता बनर्जी गोरखाओं को आपस में लड़ाती हुई। अब आप देख लीजिए, 2 गोरखाओं जो गोरखा लैंड की मांग कर रहे थे, उन लोगों के बीच में फाड़ बना करके उन दोनों लोगों को चुनाव लड़ा रही है। वो चाहती है कि इन लोगों को फाड़ बना के घर बैठा दें, तो जिससे कि गोरखालैंड की मांग ना हो, गोरखा का आंदोलन जो है खत्म हो जाए। आपको पता गोरखालैंड में दार्जिलिंग एक एक जन जन की आवाज है कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। वहां कुछ भी प्रकार का विकास नहीं, किसी प्रकार का डेवलपमेंट वहां नहीं है। तो गोरखालैंड की मांग जो लोग कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं, गोरखा वासियों के साथ हैं, पहले भी थे और आज भी है और आगे भी रहेंगे। संजय चक्रवर्ती जी, मतलब टीएमसी ने इतना ज्यादा अन्याय कर दिया गोरखाओं के साथ में कि अब बीजेपी को वहां आना पड़ेगा, सिर्फ उनके लिए, खासकर गोरखाओं के लिए। बीजेपी इस समय
भाई हर जगह पे अन्याय के लिए बिल्कुल एक तरीके से न्याय की मूर्ति बनी हुई है, ठीक है ना, क्योंकि वो सारे फैसले तो खुद ही कर लेती है। 2 मई दीदी गई, 2 मई टीएमसी गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि भविष्यवक्ता अब यही बन गए हैं, इनके पास ही सारा का सारा भविष्य इनके पास है। ये आधा चुनाव मतलब एक तरीके से इतना प्रोपोगंडा करने वाली पार्टी है कि मतलब हद हो जाती है। प्रोपोगंडा का जो है इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल बोल के। अरे आप 7 साल का शासन हो चुका है आपका, लोग आपको पहचान चुके हैं और देख चुके हैं। अब आप जो है अपना समझिए कि जो एक अपने हाइट था सबसे ज्यादा 2019 वाला, अब वो पीछे की तरफ खिसक रहा है। अब अपने जगह तो संभाल नहीं पा रहे। गुजरात में यह हार इनकी हो गई। अभी हाल ही में 4 दिन पहले त्रिपुरा में लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, 28 सीटों में इलेक्शन हुआ। 28 में से जो है इनको सिर्फ 7 सीटें मिली है और लोकल पार्टी वहां के एकदम लोकल पार्टी को उनको 20 सीटें मिली, इनको 7 सीटें मिली है। अब इनका पराभव शुरू हो चुका है, लोग इनकी जो है असलियत को पहचानने लग गए हैं, लेकिन ये अभी तक जो है एक जो गलतफहमी है उस गलतफहमी से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। अभी भी ये सोचते हैं कि बस जादू चल रहा है, जादू चल रहा है। संजय चक्रवर्ती जी, जेपी नड्डा खुद कहते हैं कि टीएमसी को हार की आहट सता रही है। वही तो कह रहा हूँ ना कि इनको जो है सिर्फ इतनी ज्यादा गलतफहमी हो गई है और 18 सीटें पा करके इनको इस बात से गलतफहमी होगा कि अब हम राज्य जीत चुके हैं। तो वो जो बाहर के लोगों को ला करके भीड़ इकट्ठा करके पैसा दे करके किसी को 400 रुपए से लेके 1000 रुपए तक का पेमेंट किया जा रहा है। बाकायदा इसका वीडियो वायरल है। अमित शाह की रैली के लिए 400 रुपए कीमत लगाई गई और मोदी जी की रैली के लिए 1000 रुपए कीमत लगाई गई है। बाकायदा सब कूपन बट रहा है। सबूत है आपके पास? सबूत है आपके पास? बिल्कुल है हमारे पास। बिल्कुल हमारे पास है और बाकायदा गांव में जाकर के क्या सबूत है? क्या सबूत है आपके पास कि अमित शाह की रैली के लिए 500 रुपए दिए जा रहे हैं और प्रधानमंत्री की रैली के लिए 1000 दिए जा रहे हैं? बिहार के लोगों को भी बाकायदा वीडियोज है कि बिहार के लोगों को वहाँ से जो है जो मजदूर है जो वहाँ पे काम करने के लिए आए हैं उनको 400 रुपए दिया जा रहा है। इस बात का सबूत है। उन्होंने खुद इंटरव्यू में ये बात बोली हुई है कि हाँ हमें 400 रुपए मिला है। ये सबूत है इस बात का। तो ये हम कोई नहीं, हम हवाई वाली बातें नहीं करते जैसे कि इन लोग करते हैं। अब देखिए ममता बनर्जी के बारे में। ठीक है संदीप त्यागी जी, मतलब आपकी रैलियों में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। ठीक है, आती हूँ आपके पास। संदीप त्यागी जी, अगर बीजेपी की रैलियों में भीड़ इकट्ठी नहीं होगी तो इस तरीके से लोगों को पैसे देकर खरीदा जाएगा मतदाताओं को? मैम मैं बताना चाहता हूँ इन लोगों की जमीन, राजनीतिक जमीन खिसक रही है। ये परेशान है, बौखलाहट में है। क्या ये इस बात का प्रूफ दे पाएंगे कि वो पैसे बीजेपी के लोगों ने दिए? हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने पैसे देकर के वीडियो बनवाई है। ये इस बात का कहाँ प्रमाण है? ये सर्टिफिकेट जारी करेंगे कि पैसे दे रहे हैं? पैसे खुद बांटते हैं, गुंडागर्दी ये फैलाते हैं, दंगे ये फैलाते हैं, पतंगे फसाद ये करते हैं और उसके बावजूद भी आरोप ये लगाते हैं कि पैसे दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये अभी वोटिंग हुई 4 का भी 2 दिन पहले वोटिंग हुई। वोटिंग में इन्होंने 4 लोगों को मरवा, दंगे करा करके 4 लोगों को इन्होंने मरवा दिया। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों को देश से माफी मांगनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज ये गोरखाओं पर राजनीति कर रहे हैं, गोरखा के लोगों को भड़का करके गोरखाओं में फूट डाल करके राजनीति कर रहे हैं वहाँ। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस 3 बार विधानसभा चुनाव हारी है, आज फिर वहां पर फूट डाल करके क्या करना चाहती है? क्यों तृणमूल कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित किए थे और आज क्यों वहां से वापस कराए? क्या कारण था? वो राजनीति करना चाहते हैं, लोग कंधों में बंदूक चलाना चाहते हैं गोरखाओं के कंधे पर। भारतीय जनता पार्टी गोरखाओं के साथ थी। सुभाष जी सिंह जिस आंदोलन की नींव जिन्होंने शुरू की थी उनके मनु जी सिंह आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी मनु जी सिंह के साथ है। क्यों राजनीति कर रहे हैं संजय चक्रवर्ती जी? अब उनका कहना है कि क्यों राजनीति आप करें? अगर सबूत है तो उनको दिखाइए, सबूत आपके पास है तो उनको दिखाइए, वरना तो फिर राजनीति है। हो सकता है कि अगर वीडियो आपके पास है, टीएमसी के ही कुछ लोग हों, उनके साथ आपने वीडियो बना ली हो, आप कैसे माने वो? हाँ, कोई सबूत है इनके पास? कोई सबूत नहीं है किसी तरीके से। ये पार्टी बता तो नहीं है झूठी पार्टी। इतना बड़ा झूठ गृह मंत्री जो है बाकायदा मंच में खड़े होकर झूठ बोलने लग गए हैं। अब उनको ये मतलब हो गया है कि ममता दीदी ने केवल सिक्योरिटी वाले को घेरो, घेरने के बाद एक दूसरा लेकिन गृह मंत्री जी बाकायदा मंच में खड़े होकर बोले कि हमला करने की बात है। इतना बड़ा झूठ, और यहाँ तक कि ममता बनर्जी के ऊपर भी हमला होता है तो तृणमूल कांग्रेस को कार्यकर्ता ही हमला कराते हैं। ममता बनर्जी
ममता बनर्जी लोग भी आगराओं को अपने प्रति जागरूक करने के लिए अपने ऊपर हमला कराती है। चलाबाजी करिए आप लोगों को, आप लोगों को आप जनता को भड़काना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता समझ चुकी है, आपके नाटक को जान चुकी है। जो पश्चिम बंगाल की जनता जानती है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता दीदी नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी भी तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई लगातार हो रही है। एक पक्ष से अब तक तो ये संदेह था, लेकिन आज ये प्रूफ हो चुका है कि ममता दीदी को 24 घंटे के चुनाव प्रचार इसलिए रोका गया क्योंकि उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं आगे निकलती चली आ रही है, वो 100 पे भारी पड़ रही है। और ये जो इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहते हैं प्रशांत किशोर फिर क्यों कहते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ज्यादा हो रही है? है कौन? हम तो ये बात समझ अच्छा, ये हो गया कि प्रशांत किशोर है कौन? नहीं, आप लोग इतना ज्यादा महत्व क्यों दे रहे हैं आप लोग प्रशांत किशोर को? उन्होंने अपनी बात कही है, अपनी बात कहने का सबको इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ टीएमसी की तरफ से दी जा रही थी, मतलब अब है कौन? उन्होंने ये भी आपने लास्ट लाइन उनकी पंचिंग लाइन नहीं सुनी कि चाहे जितनी भी लोकप्रियता क्यों ना हो, ये 100 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हो जाता मैं राजनीतिक सलाहकार का पद छोड़ दूंगा। ये बात उन्होंने बार बार कही है, बार बार कही। और मना कौन कर रहा है कि उसकी लोकप्रियता नहीं है? मैं कह रहा हूँ लोकप्रियता का मतलब ये थोड़ी अभी ठीक है, संदीप त्यागी आपका जवाब दे रहे हैं, संदीप त्यागी आपका जवाब दे रहे हैं, एक एक करके बोलिए, एक एक करके, समझ नहीं आएगा वरना। हाँ, अभी 4 चरण के चुनाव आज बाकी है, अभी बता देंगे कि 100 नहीं मत 200 सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये दिवा स्वप्न देखते चले जा रहे हैं, कंटिन्यू दिवा स्वप्न देख रहे हैं। 2016 में हरा पाए ना 2019 में हरा पाए, ये दिवा स्वप्न देख रहे हैं। और सपना देखने का सबके पास है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहिए, 2 मई आएगी, 2 मई आएगी। अरे आएगी तो आपको खुद ही आएगी, देखिए, इसमें भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत है? आएगी, देख लेंगे, हम लोग भी देख लेंगे भाई। आप लोग तो ऐसा मतलब ऐसा जो है भविष्यवक्ता बने बैठे हुए हैं, जैसे 100% श्योर एक ही कारण हो सकता है, जैसे अगर ईवीएम ने आपको हैक कर रखा हो तो वो आप 100% बात सच कर रहे हो। ठीक है संदीप त्यागी से मेरा अगला सवाल है ममता बनर्जी पर। ठीक है, संदीप त्यागी से अगला मेरा सवाल है, ममता बनर्जी पर प्रचार न करने का आरोप लगा दिया, कोई भी नेता वहां पर नहीं जा सकता है। अब 48 घंटे आज पूरे हो जाएंगे, ममता बनर्जी तो वहां पर चली जाएंगी, कितना उनको रोक पाएंगे? मैडम, आरोप किसने लगाया? संवैधानिक संस्थाएं अगर उनको देख रही हैं, चुनाव आयोग ने अगर उनको देखा है, कहीं ना कहीं कोई कमियां बरती गई है, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है तो उन पर आरोप लगा है। आरोप जब अगर आप भड़काऊ भाषण देंगे, प्रदेश को भड़काने का काम करेंगे, प्रदेश में दंगे फसाद कराने का काम करेंगे, भड़काने का भाषण अमित शाह जी कर रहे हैं, करेगा और आपको अमित शाह जी लगातार मंचों में जाकर के हमला बोले चले जा रहे हैं। बात को मंच में खड़े होकर झूठ बोलते चले जा रहे हैं कि हमला करने की बात, लेकिन ममता दीदी ने अभी तक इस बात को कहीं नहीं, एक बार भी नहीं कही हमला करने की बात। आप वीडियो, कोई भी वीडियो चला के दिखा दीजिए कि जहां ममता दीदी ने हमला करने की बात की, लेकिन आप देखिएगा खड़े होकर गृह मंत्री जी बाकायदा हमला करने की बात बोल रहे हैं। ठीक है, चुनावी मंच तो नहीं है, इस तरह से गरजने से कुछ नहीं होगा क्योंकि चुनावी मंच नहीं है। संदीप त्यागी जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, गोरखाओं का बयान क्या दिखाता है आज? अब तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू कार्ड बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा था, फिर हमने देखा कि ममता बनर्जी भी हिंदू कार्ड खेलने में आ जाती हैं, और अब ये गोरखाओं वाला बयान बीच इलेक्शन में जाकर, जबकि 5वें चरण की वोटिंग की तैयारी हो रही है, क्या मतलब है इसका? नहीं, हम गोरखाओं के लिए पहले से तैयार है। हम प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गोरखा मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है, और हम आज भी गोरखाओं के साथ में। हम आदि किताब दे लीजिए, 2 साल पहले गोरखा जब आंदोलन कर रहे थे, 2 साल पहले आंदोलन में 2 दर्जन लोग मारे गए। गोरखाओं को साथ तो सभी दे देते, ठीक, हाँ, साथ तो सभी दे देते। वही ममता बनर्जी आज ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बंगाल की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है, खासकर बयानबाजी की वजह से। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में लापरवाही के कारण मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। मुंबई के नालासोपारा के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण 7 कोरोना मरीजों की कथित तौर पर मौत हो गई है और इस मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने खूब हंगामा किया। हालांकि अस्पताल के एक डॉक्टर ने कहा है कि इस अस्पताल में सिर्फ गंभीर रोग से पीड़ित मरीजों को एडमिट किया जाता है। जिन मरीजों की मौत हुई है वो उम्र या फिर किसी और बीमारी से पीड़ित थे, यानी ऑक्सीजन की कमी से मौत के दावे को अस्पताल प्रबंधन ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। आपको यह बता दें कि महाराष्ट्र में तकरीबन 12 जिले ऐसे हैं जहां पर हर अस्पताल में बेड्स फुल हैं। राज्य में 75% आईसीयू बेड भी फुल हैं। कोरोना के मामले इस रफ्तार से बढ़ते तो महाराष्ट्र में बुरा हाल हो जाएगा। महाराष्ट्र के कई शहरों में अस्पतालों में बेड की भयंकर कमी हो चुकी है। मुंबई के बेहद महंगे अस्पतालों में भी कोरोना मरीज पूरी तरीके से भरे हुए हैं। मुंबई के जाने माने लीलावती अस्पताल में लॉबी एरिया में लिफ्ट के पास बेड लगाकर ऐसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज इतनी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं कि बेड की कमी है, इसलिए उन्हें लॉबी एरिया में बेड डालकर जितना हो सके जिंदगियां बचाने की कोशिश की जा रही है। और आपको बता दें कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं और इस बार 1.5 लाख से ज्यादा मामले हर रोज लगातार सामने आ रहे हैं। ये विनायका हॉस्पिटल वसई विरार तालुका का एक टर्शरी केयर सेंटर हॉस्पिटल है। हमारा टर्शरी केयर सेंटर होने की वजह से हमने पिछले 1 साल से यहाँ पे कोविड पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और हमारे पास सब जो पेशेंट्स आते हैं छोटे मोटे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र किए हुए पेशेंट्स आते हैं जिनका कंडीशन पहले से ही क्रिटिकल होता है। उनको हम यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनका किसी का ऑक्सीजन लेवल 30%, किसी का 40% और किसी के लंग्स में इन्फेक्शन, किसी का 70% लंग्स डैमेज हो चुका है, किसी का 90% डैमेज हो चुका है। हम इस एरिया में एक बड़ा हॉस्पिटल होने के कारण हम उनको मना नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम अगर इस पेशेंट्स को हम नहीं लेंगे तो यहाँ से पेशेंट जाएंगे कहाँ। वसई विरार में हम ही एक हैं चूँकि क्रिटिकल पेशेंट्स हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो पेशेंट्स को जो हमारे पास आज लगभग 60 डेथ हुई है हमारे आईसीयू में, जो कि वो पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी दिनों से एडमिट थे और पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, जो कि उनके रिश्तेदारों को उनके जो सबको अच्छे से समझाया गया था कि पहले दिन से ही आपका कंडीशन पेशेंट का ऐसा ऐसा है। जो क्रिटिकल पेशेंट्स को ही हम इंजेक्शन रेमडेसिविर, इंजेक्शन टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी ये सब चीज़ें हम देते हैं और जो कि सब पेशेंट्स को लगभग बताया गया था और थोड़े बहुत पेशेंट्स को जिनको जैसे सुविधा हुई वैसे उनको दिया भी गया था। लेकिन उनकी बॉडी की प्रतिकार शक्ति कम होने के कारण और किसी पेशेंट्स की उम्र ज़्यादा होने के कारण, किसी पेशेंट्स को और जूनी बीमारी साथ में होने के कारण, जैसे डायबिटीज़ हो गए, शुगर हो गए,
ये सब बीमारियों के कारण उनकी बॉडी से अच्छा रिस्पांस नहीं आया और उन पेशेंट मरीजों की रिकवरी नहीं हुई, जिनके कारण ये आज 7 डेथ हुए हैं। नॉर्मली लास्ट 1 ईयर से हम के पेशेंट्स देख रहे हैं और हम क्रिटिकल पेशेंट्स में हमारे मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, 7 मरीजों की मौत हो जाती है एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते, और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरीके से इस दावे को खारिज कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत नहीं हुई। जी काजल, बिल्कुल सही करना है। डॉक्टर की बयान के ऊपर नजर डाले तो सीधा अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुंबई से सटे पालघर जिले के नाला सुपारा का ये मैटर है, जहां पर ऑक्सीजन की कमी से 7 लोगों की मौत हुई है। लगातार परिजनों की तरफ से अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से हालात को नियंत्रण में लिया। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पेशेंट जो आए थे उनका कंडीशन काफी खराब था, उनके परिजनों को बताया गया था, लेकिन पहली जो रिपोर्ट आई थी, पहली जो जांच हुई थी, उसमें यही कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से 7 लोगों की जो है कि जान कोरोना संक्रमण में गई है। हालांकि इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय राजेश टोपे की तरफ से जांच के आदेश दिए गए हैं कि आखिर इस तरीके की घटना हुई तो इसकी वजह क्या थी। बहरहाल जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं, आने वाले समय में इससे भी डरावना तस्वीर देखने के लिए मिल सकती है। काजल, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है, सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि महाराष्ट्र की सरकार बार बार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है कि वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, महाराष्ट्र में वैक्सीन की कमी है, केंद्र सरकार उनको वैक्सीन नहीं दे रही है। लेकिन अब सरकार के खुद के हालात देखें तो वहां पर हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सरकार इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं बनवा पा रही है, सरकार कोविड हॉस्पिटल नहीं बनवा पा रही है। बहुत बड़ी लापरवाही कोरोना काल में, सबसे बड़ी। जी काजल, ये कहना गलत नहीं होगा, सरकार भले ही कितने दावे कर रही हो, लेकिन धाक के 3 पात साबित हो रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, चाहे बेड की कमी हो, चाहे वेंटिलेटर की कमी हो। और ये सिर्फ मुंबई की अगर बात करें तो यहाँ पर स्थिति खराब है। मुंबई के हाई प्रोफाइल जो बड़े हॉस्पिटल हैं, लीलावती, कोकिला बहन, ऐसे अस्पतालों की हालत खराब है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गांव खेड़े होंगे, महाराष्ट्र के जो गांव गिराव के इलाके होंगे, वहां पर क्या स्थिति होगी। आज सुबह की बात करें तो मुंबई के शताब्दी अस्पताल में कई बेड खाली थे और उन बेडों पर जिस तरीके की गंदगी फैली थी, अगर कोरोना नहीं भी रहेगा तो उस व्यक्ति को कोरोना हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। प्रशासन भले ही कह रहा है कि वो चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन जो समस्याएं और जो चीजें सामने निकल कर देखने के लिए मिल रही है, ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से यहाँ चूक रही है कोरोना संक्रमण को रोकने में। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो महाराष्ट्र सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है, 7 मरीजों की कथित तौर पर मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अगली तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में कोरोना वायरस के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजधानी दिल्ली में भी एक बार फिर से कोरोना महामारी पूरी तरीके से फैल चुकी है और हर दिन कोरोना के मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में 11,491 कोरोना के केस दर्ज किए गए, जबकि 72 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में लगातार बढ़ते मामलों के बीच में सरकार पूरी तरीके से सख्त कदम उठा रही है, तो वहीं अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें। मौजूदा हालातों को देखते हुए तुरंत सीबीएसई के पेपर्स रद्द किए जाने को कहा है। केजरीवाल का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए यही बेहतर फैसला है। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं।
राजीव तिवारी संवाददाता इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। राजीव, सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कराने को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है, क्या जानकारी है? देखिए इस तरीके से दिल्ली के अंदर भी कोरोना की स्थिति बढ़ रही है, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर दिल्ली सरकार ने एक अहम कदम उठाया है जिसको लेकर सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं उसको कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से अपील की है कि केंद्र सरकार उसको रद्द करे। मगर जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति बन रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार इस तरीके के कदम उठाना चाहती है। जी, सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करना बहुत बड़ा कदम हो जाएगा, हालांकि सुरक्षा के लिए ये अच्छी बात है। क्या लग रहा है, ये कदम हो पाएगा साकार या फिर सफलता सरकार को मिल पाएगी? देखिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आंकड़े बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने के लिए दिल्ली सरकार के पास यही एक उपचार रह गया था। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने स्कूलों को बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की क्लासें थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो बोर्ड के एग्जाम थे उनको अब रद्द कराने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई गई है। मतलब देखना होगा दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कमी को सबसे बड़ा लेकर सवाल उठता है कि बेड्स की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, सरकार क्या कर रही है? इमरजेंसी हॉस्पिटल वहां बनाए जा रहे हैं या फिर कोविड हॉस्पिटल अलग से बनाए जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है जैसे कि अब से 1 साल पहले दिल्ली सरकार की तैयारी देखने को मिली थी? देखिए जिस तरीके से बात करें अस्पतालों के अंदर बेड की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है। 5000 बेड बनवाए गए हैं, निरंतर कोशिश की जा रही है तो दिल्ली के अंदर अस्पतालों के अंदर बेड की कमी ना हो। मगर जिस तरीके से जो नॉर्मल यानी कि जो थोड़े बहुत सिम्टम वाले जो मरीज है उनको नॉर्मल बेड नॉर्मल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है और उनके जो बेड है उनको कहीं ना कहीं यूज किया जाएगा। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार कह सकते हैं कोविड की जो महामारी है उसको कंट्रोल करने के लिए निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है। जिस तरीके से बात करें बाजारों की तो बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। लगातार प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कंट्रोल करने की कहा जा रहा है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश की राजधानी में हालात और ज्यादा बुरे हो चुके हैं, हालात यहां पहुंच चुके हैं कि अस्पतालों में बेड्स की कमी है। 3 बजे 3 खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत